हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स, तो सबसे पहले हम टर्म समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑर्गेनिज्म। अब इसमें टर्म आया सेम। सेम का मीनिंग कि वो सेम क्यों है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो ओन टाइप का ही यंग वन क्यों बना रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देता है, डॉग डॉग को ही बर्थ क्यों देता है, ह्यूमन को ही बर्थ क्यों देता है, ह्यूमन एलिफेंट को बर्थ क्यों नहीं दे रहा, या एलिफेंट ह्यूमन को बर्थ क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं ये सब रिलेट करते हैं जेनेटिक कोड्स के सीक्वेंस से, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स, उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। हमें पता लगेगा कि हाँ, हमें हमेशा ह्यूमन से ह्यूमन बर्थ होती ही हुई क्यों दिखती है, एलिफेंट से एलिफेंट की ही बर्थ होती हुई क्यों दिखती है। तो इन सब का आंसर छिपा हुआ है बेटा जेनेटिक्स में, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। अब ये जेनेटिक्स है, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी करेक्टर है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन होगी वही करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो क्योंकि ह्यूमन के जेनेटिक्स में सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी सेव है जो ह्यूमन के करेक्टर्स एक्सप्रेस कराएगी, इसलिए ह्यूमंस की जेनेटिक्स एक ह्यूमन एंगवंस को ही बर्थ देने के लिए अलाउ करती है। तो इसलिए अगर हम टर्म करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डिकोडिंग की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स किसी भी ह्यूमन के थ्रू अपने ओन टाइप का ह्यूमन स्पीसीज का बर्थ होना, क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी चैप्टर आल्दो हम लोग एनसीईआरटी के सेंटर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद नीट पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो उससे पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो हो सकता है अभी भी पीवाईक्यू आए, लेकिन एटलीस्ट बस बहुत ज़्यादा तो हम बाहर जाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत अगर बाहर जाते भी हैं तो बस इसके लिए कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमें कोई भी चीज़ हवा में रटनी ना पड़े, हर चीज़ का हमें लॉजिक बताओ, क्योंकि साइंस वही है जिसमें 3 आंसर है, व्हाट, वाई एंड हाउ। तो अब हम हर टॉपिक पे बस इन्हीं 3 क्वेश्चंस को सेंटर मान के सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार बस देखने की है, देख सकते हो। बाकी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड पूरा रिकैप एक सेशन लेके आऊँगा। तो आपको अगर मान लो कभी ऐसा लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट इसमें ज़्यादा हो गया या कुछ, तो आप फिर उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अभी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ें आपको भी कवर करनी चाहिए। खैर, अब हम बात करते हैं ह्यूमन्स की, कि ह्यूमन है, जैसे आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कुछ बेसिक टर्म्स बताता है। तो वो बेसिक टर्म्स क्या हैं वो सब मैंने नीचे समराइज फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट पेज है उस पर एक फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें ह्यूमंस की 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि ये कैसे होते हैं, विविपेरस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। विविपेरस का मीनिंग होता है कि ये क्या करेंगे, यंग वंस को ही बर्थ देंगे, यानी कि अपनी तरह इंडिविजुअल को ही बर्थ देंगे। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है कि इनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। अब जो मेल पेरेंट है, यानी कि जो मेल पेरेंट की बॉडी है और जो फीमेल पेरेंट की बॉडी है, दोनों क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन दोनों गैमीट कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के। मेल बॉडी में मेल गैमीट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की प्रोसेस है, इसके लिए हम बायोलॉजी में बोलते हैं बेटा गैमीटोजेनेसिस। अब ये जो गैमीटोजेनेसिस है ये मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में दोनों में होती है, यानी कि मेल बॉडी में मेल गैमीट का फॉर्मेशन और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये जो मेल बॉडी में मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी प्रोसेस को एक और स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि बेटा जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल बॉडी में जो फीमेल गैमीट बनता है वो ओवम होता है, या जिसे हम कभी कभी एग भी बोल देते हैं। तो ओवम बोलना ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम ओवम से ही पिक करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल बॉडी इज नोन एज oogenesis। लेकिन अब ये गैमीट बन जाना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाना हो गया, नहीं। तो क्या हुआ सर, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, एक ह्यूमन लाइक बीइंग की बर्थ होना, वो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन अब बर्थ के गैमीट बनने से हो जाएगी, नहीं होगी।
तो सबसे पहले तो ये जो गैमीट बने आपस में फ्यूज़ होने चाहिए। अब फ्यूज़न के लिए एसोसिएट भी तो होने चाहिए, तो कहाँ एसोसिएट होंगे? मेल बॉडी से मेल गैमीट आएगा, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमीट आएगा, और क्या टेस्ट ट्यूब में एसोसिएट होगा? नहीं, वो तो एक एबनॉर्मल केस है। नेचुरली क्या होता है, जो मेल बॉडी में मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है ये फीमेल बॉडी के फॉलोपियन ट्यूब तक मूव करता है। तो अब वो फॉलोपियन ट्यूब तक रीच आउट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस के थ्रू वहाँ तक पहुँच पाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? यानी कि मेल गैमीट का फीमेल बॉडी में रिलीज होना। सिंपल लैंग्वेज में क्या, कि अगर मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी में पहुंच गया तो यही क्या है? इंसेमिनेशन। अब कैसे होता है वो काफ़ी हम डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे अलॉन्ग द चैप्टर। अभी तो बस इस फर्स्ट पैराग्राफ से पूरे चैप्टर की थीम समझ रहे हैं। तो इसके बाद अब ये जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में जब ये मेल गैमीट पहुंच गया तो अब इनकी क्या हुई बेटा? सिनगैमी हुई, जिसे हम फ्यूज़न भी बोल देते हैं। यानी कि फ्यूज़न कहाँ होगा? हमेशा ही फीमेल बॉडी में। तो ये जो फ्यूज़न हुआ है, इस फ्यूजन की प्रोसेस के लिए हम एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म देते हैं जो क्या है? फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज़ हो जाना क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया दोनों गैमीट्स के बीच में, तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनी जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ वो टाइप ऑफ गैमीट्स इन फीमेल बॉडी ए स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज जाइगोट। दिस जाइगोट विल अल्टीमेटली लीड टू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? यही जाइगोट में डिफ्रेंसिएशन, क्लीवेज, डिवीजन वगैरह सब होंगे। तो क्लीवेज डिवीजन के बाद जो मल्टी सेलुलर स्टेज आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अल्दो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनती है। अब इसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि यूट्रस में जाके ये क्या करेगा? जो यूट्राइन वाल है उस यूट्राइन वाल में इम्प्लांट हो जाएगा। किसके लिए? फर्दर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहीं से इसके लिए क्या मिलेंगे? नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अब ये अटैचमेंट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? अब होगी एम्ब्रायोनिक ग्रोथ, एम्ब्रायो की डेवलपमेंट। तो ये जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है, इसकी जो पूरी टाइम ड्यूरेशन है, जो पूरी प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड और प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। अब जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो गया, जो भी यंग वन था वो फुली डेवलप्ड हो गया, तो अब उसकी बर्थ होनी है। तो अब जो बर्थ होने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए बेटा हम बायोलॉजिकल टर्म देते हैं पार्चुरेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली इतना ही बताया गया है, बाकी कुछ बातें वो नॉर्मली लिख देता है जो भी आगे हम कवर करेंगे, लेकिन उसकी मेन थीम यही है कि हाँ, ह्यूमन, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ यानी कि विविपेरस और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो फिर उसमें ये सारी प्रोसेस आ ही जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड प्रॉपर चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बेटा अपने हिसाब से बताऊंगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। सिंक्रोनाइज वे में सारी चलेंगी, ऑल्दो मैं मैक्सिमम बायोलॉजी को ऐसे ग्राफिकल फॉर्मेट में डिलीवर करता हूँ, तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैंने बोरिंग कर दिया या कुछ। ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग ही लगेंगी, और बेटा ये सब पता होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा, आपके लिए हर चीज़ का रीज़न पता होगा। और साइंस वही है जिसमें बेटा हर चीज़ का रीज़न आपको पता है। खैर, वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अभी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो इसमें तो मेन थीम तो पूरे चैप्टर की है, ये पूरा चैप्टर इसी में घूम रहा होगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसी थीम को स्टेप वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी बोलती है हमें क्या क्या टर्म सीखने को मिलेंगे। एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से फीमेल गैमीट बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस में वही oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, उनसे गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब जो गैमीट बने हैं उनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, फिर जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, कैसे एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है, कब ह्यूमन न्यूबॉर्न का कौन सा बॉडी ऑर्गन बन रहा है, फिर उसके बाद पार्चुरेशन कैसे हो रहा है, लैक्टेशन कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिक्टेट करके काफ़ी डिटेल में हम 1 by 1 पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग फर्स्ट टर्म डिकोड करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आल्दो हम लोग अभी 1 by 1 इन पे आएंगे, लेकिन पहले जब एम्ब्रायनिक लाइफ में जो वो एम्ब्रायो होता है उसमें दोनों टाइप के
रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की कैपेसिटी होती है। तो उसमें से मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होता है, पहले हम इस पर थोड़ी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन चैप्टर पे रन करेंगे। तो अगर बात की जाए इन मेन सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की, तो बेटा जो एम्ब्रियो होता है उसके पास दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी होती है। उसका रीज़न ये है कि एम्ब्रियो में दो टाइप की डक्ट प्रेजेंट होती हैं, वॉल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। अब ये जो वॉल्फियन डक्ट है, अगर वॉल्फियन डक्ट क्या कर जाए, डेवलप कर जाए, तो बेटा मेल बॉडी बनती है। और वॉल्फियन डक्ट अगर डेवलप ना करे और मुलेरियन डक्ट अगर यहाँ पे जैसे मुलेरियन डक्ट अगर ग्रो कर जाए, नीचे लिखा हुआ होगा, तो क्या बनेगी, फीमेल बॉडी बनेगी। तो अब बात आती है कि ये डक्ट कैसे डिसाइड होती है कौन सी ग्रो करेगी कौन सी नहीं करेगी। तो बेटा वॉल्फियन डक्ट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है टेस्टोस्टेरोन। अब अगर टेस्टोस्टेरोन मिलेगा तब वॉल्फियन डक्ट डेवलप करेगी। वॉल्फियन डक्ट डेवलप करेगी तो फिर जो भी मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट कराएगी, यानी कि जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, मेल बॉडी बनेगी। अब बात आती है सर ये टेस्टोस्टेरोन एम्ब्रियो में आएगा कहाँ से, तो बेटा एम्ब्रियो किससे बना होगा, स्पर्म एंड ओवम से। तो अगर स्पर्म है, स्पर्म के पास बेटा क्या होगा, एक मतलब स्पर्म के पास वाई होगा। अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है वाई वाले स्पर्म और एक्स वाले ओवम से, तो बेटा इसका जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वाई एक्स हुआ या फिर एक्स वाई हुआ। अब अगर वाई है तो वाई क्रोमोसोम में क्या होता है, एक SRY जीन होता है। SRY जीन यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये क्या करेगा भाई, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करा के, मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में किसकी ग्रोथ करा देगा बेटा, वॉल्फियन डक्ट की। और अगर वॉल्फियन डक्ट की ग्रोथ हुई तो अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो डेवलप होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे बेटा, मेल बॉडी के अकॉर्डिंग। यानी कि बनने वाला जो फीटस है, बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो जाएगा, मेल। और अगर बेटा टेस्टोस्टेरोन नहीं आया, इसके रीजन क्या होगा कि जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो स्पर्म भी कैसा था, एक्स वाला, ओवम भी कैसा था, एक्स वाला, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या बना, एक्स एंड एक्स। तो इस वजह से अब उसमें क्या नहीं हुआ, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं हो पाया, जिस वजह से एम्ब्रियो में बहुत कम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन चाहिए था वो मिला ही नहीं। उतना भी टेस्टोस्टेरोन नहीं मिला तो वॉल्फियन डक्ट क्या कर जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी। और वॉल्फियन डक्ट अगर डिजनरेट कर दी तो फिर मेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बात आती है मुलेरियन डक्ट की। अब मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ के लिए बेटा यहाँ पे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मेल बॉडी में बनता है। मेल बॉडी में क्या होगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर बना है तो वो क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को डिजनरेट करा देगा। और मुलेरियन डक्ट को अगर डिजनरेट करा दिया तो अब इसमें क्या नहीं आएंगे बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर नहीं होंगे, किसके वाले, फीमेल वाले। और अगर फीमेल बॉडी है यानी कि जाइगोट कैसे बनाए, एक्स और एक्स से, यानी कि स्पर्म भी एक्स वाला और ओवम तो एक्स होता ही है, तो उसमें क्या नहीं होगा बेटा, एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर नहीं है तो फिर अब मुलेरियन डक्ट ग्रो करेगी तो फिर इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे वो बेटा किसके अकॉर्डिंग आएंगे, फीमेल बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अब फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये डिजनरेट कर गई थी, इसलिए अब यहाँ पे फीमेल बॉडी वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर ही नहीं होंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज में दोनों बॉडी बनाने की कैपेसिटी थी एम्ब्रियो में, तो उसमें बेटा जो जैसे वाजाइना है, यूट्रस है, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं किसके, फीमेल बॉडी के। तो ये बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में मेल बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। वो क्या है, प्रोस्टेट यूट्रिकल की फॉर्म में। ऐसे जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में भी एक टाइम पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैपेसिटी थी मेल बॉडी बनाने की। तो वहाँ पे भी बेटा क्लाइटोरिस जो रीजन होता है वो होमोलोगस होता है किसके, ह्यूमन पेनिस के। तो इसी वजह से मेल बॉडी में बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में फीमेलनेस के करेक्टर और फीमेल बॉडी में बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में मेलनेस के करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अब क्या डिसाइड हो जाता है कि बनने वाली बॉडी मेल होगी या फीमेल होगी। तो अब हम जो आगे बात करेंगे वो प्रॉपर पहले मेल बॉडी की फिर फीमेल बॉडी की बात कर रहे होंगे। तो खैर अभी हम लोगों को पहले सेक्स ऑर्गन्स कंबाइंड फॉर्म में देखने हैं। तो हम देखते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस बॉडी में क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेक्स ऑर्गन्स की, तो बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अब जैसे आपने जर्म लेयर पढ़ी होंगी 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में कि 3 टाइप की जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म।
तो हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे वो बेटा मेल के हों या फिर फीमेल के हों, वो सारे के सारे सेक्स ऑर्गन मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, यानी कि मीजोडर्म से मिलकर बने होते हैं। जबकि सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स मीजोडर्मल भी होते हैं और एक्टोडर्मल भी होते हैं, इसलिए उन्हें हम मीजो एक्टोडर्मल मानते हैं। तो अब बात की जाए अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के दो फंक्शन होते हैं। अब उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के साथ साथ वो एक सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जो क्या बेटा, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन। तो अब बात की जाए अगर मेल और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो मेल में बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे 2 टेस्टिस होते हैं और फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। अब भाई उन्हीं से रिलेटेड टर्म टेस्टिस और ओवरीज, ये इनके सिंगुलर प्लूरल नेम है और नया कुछ भी नहीं है। अब आगे अगर बात करें हम मेल सेक्स ऑर्गन या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जो कि टेस्टिस हैं, तो बेटा इनमें क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी फंक्शन है, जिस स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन भी बोलते हैं। और सेकेंडरी फंक्शन इसका क्या है भाई, हार्मोन। वो हार्मोन कौन सा, टेस्टिस्टेरोन, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा और मेल सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ऐसे फीमेल में जो ओवरीज हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स हैं, तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करना, जो कि क्या है, ओवम, जिसे हम ऊटिड एग या फिर ओवा भी बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन की सिंथेसिस कराना, जो क्या है, एस्ट्रोजन। भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे यहाँ जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स कैसे एस्ट्रोजन को सिक्रिएट करती हैं, सब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो बस ओवरकैप है ये पूरे टॉपिक का। अब ये तो बात थी बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसे एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। अब बात आती है सर इन्हें सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते क्यों हैं। तो बेटा सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पे गैमीट तो बने कहाँ पे बेटा, टेस्टिस में एंड ओवरीज में, लेकिन क्या इनका फर्टिलाइजेशन, इनसे कोई भी ऑर्गेनोजेनेसिस क्या यहाँ पे होनी है, नहीं, ये कहाँ होनी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो जिन जिन पाथ से होके ये गैमीट्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, उस पाथ में ये जिस जिस ऑर्गन से मूव होके जाते हैं उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। हो सकता है ये क्या करते हो, उसके पाथ को प्रोवाइड करते हो, और हो सकता है कि ये क्या करते हो, उसके लिए कोई मीडियम या उसके लिए कोई नरिशमेंट देते हो। अब चाहे मीडियम प्रोवाइड करे या नरिशमेंट प्रोवाइड करे, हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में बेटा 6 टाइप के सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब आल्दो ये सारी चीज़ें जब हम डायग्राम देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी तो बस हमें ओवरव्यू लेना है, तो हम उनके नंबर कितने हैं इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। वैसे फर्स्ट होता है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस ये क्या है, टेस्टिस से लगी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, जो हम अभी काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। तो क्योंकि हमारे बॉडी में टेस्टिस का नंबर 2 है, तो एपिडिडाइमिस भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब इसके बाद वास्ट डिफरेंसेस ये क्या होता है, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से ये गैमीट को टेस्टिस से डिस्टेंट लोकेशन पे ट्रांसलोकेट कराता है। तो क्योंकि अब ये भी बेटा टेस्टिस 2 हैं, तो टेस्टिस से ही गैमीट जाने हैं, तो ये भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब इसी वास्ट डिफरेंसेस से लगी हुई एक छोटी सी ग्लैंड होती है, जो बेटा नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड करती है, किसके लिए, हमारे सीमन के फॉर्मेशन के लिए, तो और इसके स्पर्म के मैचुरेशन के लिए। तो अब ये सेमिनल वेसिकल जो है, क्योंकि ये भी वास्ट डिफरेंसेस से लगी हुई ग्लैंड है, तो वास्ट डिफरेंसेस अगर 2 हैं तो ये भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि नंबर में 1 होती है, जो 5 लोबुलर ग्लैंड होती है। 5 लोबुलर जैसे ऑरेंज होता है ना, आप जस्ट एज्यूम करो कि उसमें 5 लोब्यूल्स हैं सिर्फ, आल्दो उसमें होते 8-9 है, लेकिन आप एज्यूम कर लो वो कितने, 5 हैं। तो उसी ऑरेंज की तरह एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद और आगे के रीजन में 2 बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड मिलती हैं, और फिर हमारा एक जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से 6 एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, किसमें, मेल में। बात की जाए फीमेल में, तो उसमें 4 एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, जो कौन से बेटा, फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यानी कि अब जो ओवरीज हैं, ओवरीज से जो ओवम को कलेक्ट करके कहाँ लाएगी, यूट्रस की तरफ लेके आएगी, तो उस ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। इसके बाद अब आल्दो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, स्टमक एंड फिमरी।
इन्फेंडिबुलम। तो वही चीज़ हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो अब ये जो नेक्स्ट इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है वो है यूट्रस, इसके बाद वाजाइना, और वाजाइना में जो एक तरीके से वेस्टिब्यूल वाला रीजन होता है उसमें 2 ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, और वो जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। अब बात करते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये कौन सी जर्म लेयर से बनी होती हैं। तो जैसे हमने सीखा अभी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किससे बनते हैं बेटा, मीजोडर्म से। ऐसे ही ये जो ग्लैंड्स हैं या जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये भी किसी न किसी जर्म लेयर से बने होंगे। तो इसमें अगर मेल की बात करें तो एपिडिडाइमिस, फास्ट एफ्रेंसिस एंड सेमाइनल वेसिकल, और फीमेल की बात करें तो इसमें भी स्टार्टिंग के 3 यानी कि फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वाजाइना, ये किसके बने होते हैं, सेम उसी मीजोडर्म वाली लेयर के। लेकिन इसके बाद जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, और इधर बार्थोलिन ग्लैंड, ये किसके बनते हैं बेटा, एंडोडर्मिस से, इसलिए एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन जो मेल पेनिस है ये स्पेशल है, इसमें क्या है, मीजोडर्मल पार्ट भी होता है और एक्टोडर्मल पार्ट भी होता है। हाल दो एक्टोडर्मल पार्ट बहुत कम पार्ट में होता है, यानी कि बहुत कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं उसकी जो किसकी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, मीजो एक्टोडर्मल। मीजो पहले क्यों रखा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है, मीजोडर्म का। वही जो हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ते हैं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, उसी तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो। ये कैसा है, मीजो एक्टोडर्मल, यानी कि मीजोडर्म का ज़्यादा पार्ट है, एक्टोडर्म का थोड़ा सा पार्ट है। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, जो भी किसी भी मैमल के फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है, वो है ब्रीस्ट फॉर्मेशन। अब अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें वो भी मैमल है, उसमें भी मेमरी ग्लैंड होंगी। तो अब जो मेमरी ग्लैंड है उनका अपीयरेंस आता है बेटा ब्रीस्ट की फॉर्म में। तो ब्रीस्ट का फॉर्मेशन क्या है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है ना ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, किसके, ह्यूमन फीमेल्स के। अब इनकी जो ग्रोथ होती है, आल्दो हम लोग आप पढ़ के आएंगे 11th में एंडोक्राइनोलॉजी में कि हाँ उसमें 3 हार्मोन वर्क करते हैं ब्रेस्ट में या मेमरी ग्लैंड में। वो कौन कौन से भाई, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड इसके बाद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क एजेक्शन। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है, एल्वुलर ग्रोथ कराता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो कराता है वो क्या है बेटा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, कॉज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि ब्रेस्ट की अपीयरेंस को एग्जिस्टेंस में लाता है, यानी कि इनकी ग्रोथ को इनिशिएट कराता है। अब हम बेटा कुछ टर्म पढ़ेंगे क्लिनिकल कंडीशन फॉर टेस्टिस से रिलेटेड। अब वो क्या है, अब जैसे क्रिप्टो आपने पढ़ाई हुआ, क्रिप्टो क्या होता है, हिडन, जैसे होते हैं ना क्रिप्टोगैम्स। तो भाई यानी कि हिडन ऑर्किडिज्म यानी कि टेस्टिस, यानी कि किसी में टेस्टिस डिसेंट ही नहीं हुए। क्वेश्चन आता है सर टेस्टिस को डिसेंट क्यों होना है, तो अभी आपको आगे सीखने को मिलेगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, वो जो मेन बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होना चाहिए। तो इस वजह से जो मेल टेस्टिस होते हैं, यानी कि मेन में जो गैमीट फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। तो अगर वो बाहर नहीं आए हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही रिटेन कर गए हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टोर्किज्म। अब इसके बाद एक होता है ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी यानी कि अगर वो डिसेंट नहीं हुए हैं, हमने क्या किया, सर्जिकल प्रोसेस से उनके लिए डिसेंट कराया है स्क्रोटम में, यानी कि जो क्रिप्टोर्किटिज्म की जो कंडीशन है उसको हमने जो ट्रीट करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसेस फॉलो किया, उस सर्जिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। अब एक बात आती है कि हाँ अब मान लो एब्डोमिनल कैविटी में वो रहते रहते पता लगा टेस्टिस ही खराब हो गए, तो हम क्या करें, या फिर टेस्टिस किसी रीजन से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पता लग रहा है कुछ कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो अगर हम किसी सर्जिकल प्रोसेस से उन टेस्टिस को बॉडी से ही रिमूव कर दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्कियोडेक्टोमी, यानी कि हमने उन टेस्टिस को बॉडी से ही बाहर कर दिया है। अब जैसे जो अपनी सोसाइटी में कुछ बुल वगैरह होते हैं या फिर जो लोग फॉर्मिंग में बुल्स को यूज़ करते हैं, तो अब बुल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, तो उसकी एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके टेस्टिस को क्रश कर देते हैं। तो जो क्रशिंग ऑफ टेस्टिस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्ट्रेशन। ऐसे ही एक है डायऑर्किज्म। ये क्या होता है, डायऑर्किज्म यानी कि दोनों, ऑर्किज्म यानी कि टेस्टिस, दोनों टेक्सिस नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाए बेटा, डेवलप हो जाए।
तो यानी कि बोथ साइड टेस्टिस डेवलप इन स्क्रोटल सैक, दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन नोन एज डायऑर्किज्म। ऐसे मोनोऑर्किज्म यानी कि सिर्फ एक ही टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, एक टेस्टिस बन ही नहीं रहा है। तो यानी कि मोनो मीन्स एक, ऑर्किडिज्म मीन्स, और ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? टेस्टिस के लिए। यानी कि किसी इंडिविजुअल में पता लगा एक ही टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मोनोऑर्किज्म। ऐसे ही एक होता है एनऑर्किज्म, जैसे ए सेलुलर होता है ना, ऐसे ही एनऑर्किज्म। जैसे ए ऑर्किज्म यानी कि टेस्टिस है ही नहीं, टेस्टिस अब्सेंट है, यानी कि बोथ साइड टेस्टिस आर अब्सेंट। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? एनऑर्किज्म। तो ये कुछ क्लिनिकल कंडीशन या फिर क्लिनिकल टर्म्स हैं जो हम टेस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते रहते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट। खैर, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रोटम की, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम है वो कैसे बना होता है, स्क्रोटम कैसे है, कैसे उसमें टेस्टिस है, इन सब के बारे में। तो बेटा मेरी पूरे कोर्स में एक पैटर्न रहता है डायग्राम का, वो क्या है कि मैं डायग्राम को आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनर साइड टू आउटसाइड लेके आता हूँ। अब रास्ते में जो जो लेयर सीक्वेंस वाइज पड़ती रहती है मैं उसको उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करता रहता हूँ। तो इस डायग्राम में मैंने आउटसाइड टू इनसाइड रिप्रेजेंटेशन किया है। तो हम लोग ये जो 1 2 3 4 है ना, इसे फॉलो करके इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे स्क्रोटम की या स्क्रोटल सैक की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमें जो दिखाई देती है वो क्या होती है बेटा? वो होती है स्किन। अब इससे जस्ट इनर साइड एक बेटा मस्कुलर लेयर होती है जो डॉर्टस मसल की लेयर कहलाती है। यानी कि इसमें ये जो मसल्स है ना, इन मसल्स का नाम डॉर्टस मसल्स है। ये क्या करती है? इसका फंक्शन होता है कि हाँ, ये टेस्टिस को थोड़ा, अब जैसे देखो इसमें एक्स्ट्रा लेयर है ना, तो ये टेस्टिस को क्या कर सकती है? सॉरी, टेस्टिस नहीं, स्क्रोटम को ये क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसके जस्ट इनर साइड एक जो लेयर है ये वाली लाइट ग्रीन जो मैंने बना रखी है, ये क्या है बेटा? स्पर्मेटिक फैसिया। इसके बाद 4th नंबर पे आती है स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम क्या करती है? ये जो स्क्रोटल सैक है इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। जैसे हमारे घर में एक हॉल रूम है, हमने क्या किया, बीच में एक दीवार बना दी, तो उससे एक ही रूम से 2 रूम बन गए ना। तो ऐसे स्क्रोटम तो एक बैग है, लेकिन उसमें 2 सैक बनाने का काम कौन करती है बेटा? स्क्रोटल सेप्टम। यानी कि इसमें 2 सैक को सेपरेट करने वाली लेयर क्या है? स्क्रोटल सेप्टम। अब इसके बाद आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे होता है गुबरनाकुलम। तो गुबरनाकुलम क्या करती है? ये स्पर्मेटिक फेसिया से लगी हुई एक स्पाइरली मसल होती है जो टेस्टिस के लोअर वॉल से भी अटैच्ड होती है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ जब टेस्टिस एब्डोमेन में होता है तो उस वहाँ से इस टेस्टिस को यही खींच के कहाँ लाती है? स्क्रोटल सैक में। अब जब ये बच्चे इसको पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो गुबरनाकुलम है और जो क्रीमिस्टर मसल है इनका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो बेटा अब जो गुबरनाकुलम है इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या होता है? टेस्टिस को डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में लेके आना ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक लाइफ। लेकिन आफ्टर द बर्थ ये बॉडी टेम्परेचर बाई चांस बढ़ा या कम हुआ तो ये जो टेस्टिस का मूवमेंट टुवार्ड्स बॉडी अवे फ्रॉम बॉडी है ये कौन कराता है? ये कराती है क्रीमिस्टर मसल, ये गुबरनाकुलम नहीं कराती। तो गुबरनाकुलम का मेन फंक्शन है टेस्टिस को डिसेंड करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गुबरनाकुलम। अब ये जो गुबरनाकुलम है सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस को एब्डोमेन से कहाँ लेके आएगी? स्क्रोटल सैक में लेके आएगी ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक लाइफ। जबकि जो क्रीमिस्टर मसल है जब मान लो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो ये क्या करेगा? टेस्टिस को अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो दूर लेके जाएगा बॉडी से, और अगर बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो टूवर्ड्स बॉडी लेके आएगा। मान लो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम हुआ तो फिर अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? उस एटमॉस्फेयर के लो टेम्परेचर को काउंटरैक्ट करने के लिए कहाँ लेके जाएगा? गुबरनाकुलम की हेल्प से नहीं, क्रीमिस्टर मसल की हेल्प से टुवर्ड्स बॉडी लेके जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तब ये दूर लेके आएगा। अब आते हैं 6th पोजीशन पे। तो बेटा अब ये क्या होता है? जैसे हमारे घरों में हैंगर होता है ना, हम कोई भी कपड़ा उस पर ऐसे लटका देते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे होते हैं इंगुलन लिगामेंट। इन पे बेटा एक ये जो आपके लिए फाइबरस टाइप की ये पूरी मसल दिख रही है, ये क्या होती है बेटा? क्रीमेस्टर मसल। तो ये क्रीमेस्टर मसल इसी इंगुलन लिगामेंट से स्टार्ट होती है जो अलोंग द स्क्रोटल सैक फैली हुई होती है। अब इसके बाद आते हैं बेटा 7th नंबर पे। अच्छा 7th हो गया, ठीक है। अब आते हैं 8th नंबर पे। ये इंगुइनल कैनाल, ये आपके लिए जो वॉयलेट कलर की दिख रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंगुइनल कैनाल। ये बेटा एक कैनाल होती है किसके बीच में? एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में। अब इसी कैनाल से होकर के हमारी ये सारी नर्व, फास्ट डिफरेंसेस, आर्टरी, वेन वगैरह जाते हैं, जिसके लोग क्लस्टर यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म में या बंच फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक फैसिया या फिर स्पर्मेटिक फैसिया ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब बात आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है सर? तो इसमें जो ब्लू सा जो मैंने बीच में दिखा रखा है ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। जैसे हमारे घरों में
एक कॉर्ड पड़ी होती है ना वायर, उसमें अंदर बहुत से वायर होते हैं, कोई इन्वर्टर का वायर है, कोई न्यूट्रल है, कोई फेस का है। तो इसी तरह से इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में बहुत सी एक तरीके से छोटी छोटी एंटिटी, जैसे कि बहुत छोटी छोटी वेसल्स, छोटी छोटी आर्टरी, वीन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स वगैरह पड़े रहते हैं। तो इन्हीं का क्लस्टर क्या कहलाता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ये आल्दो इसमें कुछ टर्म आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन हाँ ये टर्म मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत टफ हो या कुछ, तो इसलिए एक बार देखा जा सकता है। तो मैंने वो चीज़ आपको यहाँ पे डिलीवर कर दी है। तो खैर अब ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो हो गया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे अलॉन्ग द ईयर इसी तरह से टॉपिक वाइज, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि यहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आता है, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि एनसीईआरटी को समझने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कवर करनी चाहिए, जिससे कि एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। क्योंकि एनसीईआरटी इज़ नॉट फिट फॉर किड्स, इट्स फॉर एडल्ट्स। ये मेरे एक सर बोला करते थे, और ये बात मैं बहुत हद तक मानता भी हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने बस एक लाइन में, एक पैराग्राफ में लिख दी हैं, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो वो मीनिंग समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा टॉपिक को एक्सपेंड करना ही पड़ता है। अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन रखते रहेंगे, हम उस मीनिंग को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो लाइन एक्चुअल में कह क्या रही थी। तो इसीलिए अलॉन्ग द ईयर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से चैप्टर के टॉपिक वाइज पहले वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी रिलेवेंट डाटा है उसको एक बार डिस्कस किया करेंगे। फिर जब चैप्टर ने एक बार इस तरह से कवर कर लिया, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर का यानी कि पूरी एनसीईआरटी पकड़ के बैठेंगे और पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर डालेंगे। हर चीज़ समझेंगे कि यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, या ये लाइन पिछले चैप्टर से कैसे कनेक्ट है, इस लाइन का थोड़ा सा हिंट उस चैप्टर में कैसे दिया था। ये सब कुछ हम फिर जब पूरा चैप्टर हो जाया करेगा तो एक सिंगल लेक्चर में, जो 1 घंटे 1.5 घंटे का या 2 घंटे का होगा, उसमें हम पूरे चैप्टर को समराइज़ किया करेंगे। खैर तो बाकी अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, लेट्स सी आफ्टर नीट 2027। बाकी मेरे को ऐसे बोलने की कोई नीड नहीं है, मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ। जो भी होगा 27 के रिजल्ट पे खुद दिखाई देगा। बाकी हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब इसके बाद आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे होता है गुबरनाकुलम। तो गुबरनाकुलम क्या करती है? ये स्पर्मेटिक फेसिया से लगी हुई एक स्पाइरली मसल होती है, जो टेस्टिस की